भैया का आईआईटी में हुआ था एंड 50 लाख का पैकेज मिला है. देयर इज अ पेक्यूलियर डिफरेंस बिटवीन गेटिंग अ गुड मार्क्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड लविंग दैट सब्जेक्ट पैशनेटली. अपने इनर फैक्टर्स के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंसिडर करने वाली होती है वो है स्किल सेट, कि मैंने स्किल सेट क्या डेवलप किया हुआ है. द प्रॉब्लम विद इज कि 90% वाले बच्चे भी तुम देखोगे ना, वो कभी कभी 11वीं क्लास में मार्जिनल पास होते हुए देखेंगे तुम्हें. 11th में देख लेना, तुम्हारे सीनियर्स का कहोगे तो मैं रिजल्ट खोल के रख दूंगा. अभी जिनके 90% 10th में आए थे पिछले बैच में, उनका अभी तुम 11वीं का रिजल्ट देखना 11th का. अपने अंदर जरूर एक बार अपना खुद का इंटरव्यू करिएगा कि मेरे स्किल सेट कौन से हैं जो मुझे पावरफुल बनाते हैं इन माई एकेडमिक्स. मेरे पास ऐसा क्या स्किल है. उस स्किल के बेसिस पे अपने चारों स्ट्रीम सिलेक्शंस करना, जॉब सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना, पैकेजेस को एक्सप्लोर करने, क्योंकि बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि फाइनेंशियल पैकेज कितना है किस फील्ड में. देखो साफ सी बात है, लास्ट में हम सब पैसे को आके गिर जाते हैं. हमने ना पेरेंट्स से पूछा, बहुत काबिल बच्ची, मैं नाम नहीं लूंगा, उसका नाम मुझे याद है, पर बहुत काबिल बच्ची स्कूल की, उसके पेरेंट्स से पूछा हमने. मैं कहा सर आपने उधर कोचिंग में डाल दिया, हम ना एक अनऑफिशियली मैं बता भी दे रहा हूँ, देयर इज वर्ड कॉल्ड डमी स्कूल. बहुत बुरा शब्द है अपने आप में. देयर इज वन कैन नेवर गो फॉर डमी स्कूल. हमेशा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे. यू ऑलवेज बी इन एसोसिएशन विद द स्कूल. स्कूल से रिलैक्सेशन लो थोड़ा सा अपनी तैयारी के लिए. बी इन टच विद बोथ सेगमेंट्स, क्योंकि दोनों, ये तैयारी कैसे होगी इस पे एक अलग से हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिव आप लोगों के साथ सेशन करेंगे. वो क्योंकि मुझे उसके लिए 40-45 मिनट चाहिए, वो 11th में करता हूं मैं. पर अभी के लिए ट्यूशन से इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं करनी है. और उन पेरेंट्स से मैंने पूछा कि सर वो बच्चा आपका ट्यूशन अच्छा कर रहा होगा मेरे ख्याल में. हाँ, शी इज डूइंग वंडरफुली, बहुत बढ़िया सर, हमें अच्छा लग रहा है. मैंने कहा सर टेस्ट सीरीज के रिपोर्ट्स हैं आपके पास, हाउ वुड यू एसेस कि बच्चा अच्छा कर रहा है. नहीं, मेरी फोन पे बात हो जाती है, वो बच्ची कहती है सर वो अच्छा ही कर रही है. तैयारी में ना जब आप कंपटीशन, इसके लिए मैं ब्रीफली जरूर बताऊंगा आपको, जब आप कंपटीशन की तैयारी में जाते हो ना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन की तैयारी में इमोशनल सपोर्ट 24 घंटे का. योर बेसिस ऑफ स्ट्रीम सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन 2 factors. First one is inner factor, the second one is outer factor. Most of our decisions are influenced by outside factors. Outside factors, just like my parents are having the wishes that I should become a doctor. That is one of the outside factor that is not coming from me. Sometimes we find in our relatives there are particular brothers, cousins, sister, whosoever, they have achieved something great in their lives and they become inspiration, an outside inspiration for us. Sometimes they influence us. कि भैया का आईआईटी में हुआ था एंड 50 लाख का पैकेज मिला है, ये आउटसाइड फैक्टर है. तो हम उसी राह पे चलना चाहते हैं जो इंस्पिरेशन जिंदगी में हमारे सामने होते हैं. ऑल्सो इफ लेट्स से somebody's father is a doctor, तो you may be influenced by the medical field. It is very natural for you, क्योंकि उनके उस पर्टिकुलर फील्ड्स के, किसी के फादर पुलिस में, तो वो आईपीएस, एडमिनिस्ट्रेटिव, इस तरीके से इन्फ्लुएंस होने के बहुत चांसेस होते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दीज आउटसाइड फैक्टर्स देन देयर आर इनर फैक्टर्स. इनर फैक्टर्स में सब आपको एक ही चीज कहते हैं, जिस बेटा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, जिसमें अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे सिलेक्ट करिए. इनर फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं. वो है अंदर की आवाज. अंदर की आवाज कैसे इन्फ्लुएंस करती है आपको. जनरली इट इज सेड कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आपका और जिसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हो, दैट शुड बिकम योर बेसिस. मैं इसको पूरे तरीके से सही नहीं मानता हूं. आई डोंट कंसिडर इट द राइट वे, जस्ट बिकॉज देयर इज अ पेक्यूलियर डिफरेंस बिटवीन गेटिंग अ गुड मार्क्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट and loving that subject passionately. I will give you an example. Any student who is scoring above 80% regularly throughout their careers, or let's say 90% even, very peculiarly, you have 5 subjects to tackle on which makes up your percentage. अच्छा बच्चा क्या करता है, वो पांचों सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर लेके आएगा, तभी उसके 80 प्लस बन रहे होंगे. तो दैट मीन्स बायो में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं. अच्छे मार्क्स लाना ना एक विनिंग एटीट्यूड का हिस्सा होता है, कि आपको कह दिया गया है दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, दैट इज इनबिल्ट इन योर माइंड, और आप इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका वो सब्जेक्ट पैशन है या नहीं है, आप मार्क्स अच्छे ला ही रहे हो. तो कुछ कभी कभी ये चीज हमें भ्रम देती है
कि मेरी बायो भी स्ट्रांग है और मेरी मैथ्स भी स्ट्रांग है, पर यह भ्रम होता है, ये सच बात नहीं होती। तो मैं हमेशा कहता हूं जो आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का बेसिस रहना चाहिए ना, पहले तो इनर फैक्टर्स के ऊपर होना चाहिए। यू शुड आस्क योरसेल्फ, ठीक है, पेरेंट्स अपना काम करेंगे, रिलेटिव्स अपना काम करेंगे, आपको घर आएंगे, आपको बताएंगे सब चीजें कि बेटा ये सब कर लो, बेटा वो सब कर लो। आज मैं भी तो वही कर रहा हूं, एग्जैक्टली मैं भी तो राय दे रहा हूं आपको, है ना। और सोचना किस तरीके से चाहिए वो आपको एक बार अपने आप से भी डिसीजन लेना है। अपने इनर फैक्टर्स के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंसिडर करने वाली होती है वो है स्किल सेट, कि मैंने स्किल सेट क्या डेवलप किया हुआ है। सारी की सारी कहानी 11th क्लास के स्किल सेट्स के ऊपर है, और वो स्किल सेट्स क्या हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी 2 मिनट में डिस्कस करता हूं आपसे। पहले तो एक डिफरेंस बता देता हूं क्लास 10th और क्लास 11th का। व्हाई डोंट यू सिट, ओके, ग्रैब दैट चेयर। स्किल सेट का डिफरेंस क्या होता है, 10th क्लास में वॉट एवर साइंस यू आर रीडिंग, मैथमेटिक्स यू आर रीडिंग, व्हेन यू विल स्टेप इनटू क्लास 11th ना, किसी ने अभी तक बुक्स उठा के देखी है 11th क्लास की, कोई भी शौक, किसी के बड़े भाई बहन हो, किसी ने कुछ देखा हो पीसीएम पीसीबी का, तो ना अभी जिस समय बोर्ड्स खत्म कर लोगे ना, वो उठा लेना फटाफट जल्दी से, उनको देखना। सून यू विल स्टार्ट टू रियलाइज जो क्लास 10th की मैथ्स पढ़ रहे थे ना हम लोग, वो किंडरगार्टन था, और सडनली पढ़ाई तो अब शुरू हो गई। ये हो क्या गया, जैसे वो फेज आता है ना जिसमें हम सीधा अल्फाबेट सीख रहे होते हैं, अल्फाबेट से सीधा पैराग्राफ में ले आते हैं क्लास फर्स्ट में, यही होता है। इतना बड़ा डिफरेंस है। इसे पाइवटल क्लास कहते हैं। क्लास 6th, क्लास 9th, क्लास 11th पाइवटल क्लासेस होती हैं। सिलेबस एकदम से शिफ्ट मारता है इन क्लासेस के अंदर, और 6th और 9th तो फिर भी कम डिफरेंस फील कराती हैं। और साइंस की तो आप पूछिए मत। अभी तो जितने भी आप ऑर्बिट्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ रहे थे, वो आपको 11वीं में बताया जाएगा सब गलत पढ़ाया गया था, आपको ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में एसपीडीएल वो सब सारे वो आ जाएंगे। एम आई राइट साइंस टीचर्स, somebody we have from science? तो वो 11वीं क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि ऑर्बिट्स जो हम पढ़ रहे थे वो गलत है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और सिलेबस में अगर बात करेंगे तो आपकी इस समय रिफ्रेशर बुक मेरे ख्याल में 250 पेजेस की है लगभग, ऑन एन एवरेज वो 700-800 पेजेस की हो जाएंगी। तो 700-800 पेजेस की बात नहीं है, उसका जो कंटेंट है वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एंड इट डज नॉट ओनली पर्टेन टू पीसीएम और पीसीबी, it pertains to commerce also, it pertains to humanities also as well. सिलेबस बहुत बड़ा खुल जाता है एकदम से। तो अब सिंस इतना कुछ करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर स्किल सेट भी तो चाहिए, बिना स्किल सेट के कवर नहीं होगा। बहुत बड़ा रीजन तुम देखोगे क्लास 10th में कभी कभी हमने 90% वालों को पीसीएम पीसीबी लेते हुए देखा है विद दैट कॉन्फिडेंस। आज मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूं आप लोगों से, जो हम लोग हर साल देख रहे हैं। और क्योंकि बेटा तुम लोग तो 11वीं और 12वीं शायद एक ही बार करोगे, पर हम तो हर साल करते हैं ना आपके साथ, तो हर बैच का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो द प्रॉब्लम विद इज कि 90% वाले बच्चे भी तुम देखोगे ना, वो कभी कभी 11वीं क्लास में मार्जिनल पास होते हुए देखेंगे तुम्हें। 11th में देख लेना, तुम्हारे सीनियर्स का कहोगे तो मैं रिजल्ट खोल के रख दूंगा। अभी जिनके 90% 10th में आए थे पिछले बैच में, उनका अभी तुम 11वीं का रिजल्ट देखना 11th का, मार्जिनली पास हो रहे होंगे, 65% आ रहे होंगे। फिर क्या होता है 12th क्लास में थोड़ा वो संभलता है बच्चा, और उसमें भी आपको काफी मल्टीपल एग्जांपल्स मिलेंगे, क्योंकि वो एक नेचुरली आपको सिखाया दिया जाता है कि इफ यू आर गेटिंग 90% तो आईआईटी और नीट की तैयारी तो आपने करनी ही करनी है। इट इज इनबाउंड इन योर माइंड ऑब्वियसली, ये तो लगभग सभी ने तय कर ही लिया होगा, घर वालों ने भी तय करा दिया होगा। बहुत एक्सेप्शंस के अलावा, बहुत छोटे छोटे अगर एक्सेप्शंस को निकाल दे, जिन्होंने एनडीए में जाना है या सिर्फ सीयूटी का टारगेट कर रखा है या लॉ में जाना है या ह्यूमैनिटीज के किसी एग्जाम में जाना है, उनको छोड़ के बाकी मेजॉरिटी का माइंड में ये डाल दिया जाता है कि अब तो आप नीट और आईआईटी का स्टफ हो इफ यू गेटिंग 90%। तो होता कि हम स्ट्रीम सिलेक्शन कर लेते हैं उसी भ्रम में आके। इवेंचुअली व्हाट स्टार्ट्स टू हैपन, स्किल सेट होता नहीं रिक्वायर्ड, और स्किल सेट्स के साथ साथ ना होने के साथ साथ 11th क्लास की ना अपनी एक सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं। वो सर्टेन प्रॉब्लम्स के हैं, आप ना एज वाइज बड़े हो रहे हो, तो अपने आप को 8th क्लास में रख के देखो और अपने आप को 11th क्लास में रख के देखो। आपके पेरेंट्स और आपकी जितने भी सीनियर्स या टीचर्स रहे हैं उस समय के मुकाबले आप ज्यादा आजाद हैं आज की तारीख में 10th क्लास में। आपने 8th क्लास में कंपेयर कर लो अपने आप को 7th 8th से, और अपनी 10th क्लास से कंपेयर करो, आपको ज्यादा फ्रीडम है तब से, और ये फ्रीडम जो है ये 11th क्लास में और खुलेगी। लॉजिक है ना, बच्चा बड़ा हो रहा है,
मुंह पे बियर्ड आ रही है, मुस्टैक्स आ रही हैं, जवान हो रहा है, तो जवान होते होते बच्चों को ना सारे पेरेंट्स चाहते हैं एक आज़ादी दी जाए जिंदगी जीने की, क्योंकि बहुत बाउंड करेंगे ना तो रेबलियस नेचर हो जाएगा। ये सारे पेरेंट्स सोचते हैं। मैं बता रहा हूं, कोई डिस्कस शायद आपसे करेगा घर पे, आपको यही सेम सोच ना टीचर्स की भी रहती है कि यार अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जैसे 6th-7th में उठा के पटक देते थे, अब नहीं करेंगे। अब वो थोड़ा एक एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा कैजुअलनेस आ जाता है, एक फ्रेंडली नेचर ज्यादा डेवलप होता है क्लास 11th में अपने बच्चों के साथ, एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन। ये इट इज बाउंड टू कम टू एवरीवन। पर अब उसमें नुकसान क्यों कह रहा हूं मैं इस चीज को, ये जो फ्रीडम है ना, ये बहुत सारे बच्चे समझते नहीं है। तो समझ के क्या हो रहा है नुकसान, कैजुअलनेस। भाई एक तो सिलेबस हो गया मल्टीप्लाई बाई हाउ मेनी टाइम्स आई डू नॉट नो इन डिफिकल्टी टर्म्स। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, किसी के लिए 3 गुना डिफिकल्ट हो गया, किसी के लिए 10 गुना डिफिकल्ट हो गया सिलेबस, सबका अपना अपना स्किल सेट है। एक तो वो डिफिकल्ट हो रहा है, आपको अपग्रेड होना था अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, पर इवेंचुअली क्या हुआ, जब वो कैजुअलनेस आई, फिर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे एक्टिवा बाइक्स भी, ऑब्वियसली क्लास 11th में एक डोर खुलता है पर्सनल कन्वीनियंस का, कन्विंस भी कर लेते हैं अपने पेरेंट्स को हम लोग, भैया आप तो बड़े हो गए हैं, ट्यूशंस की एक इंपॉर्टेंस को जताया जाता है, उस पर भी डिस्कशंस करेंगे। तो इवेंचुअली क्या हुआ आपकी जिंदगी में, जो चेंज आ रहा है उस चेंज को मैं डिस्कस कर रहा हूं। द चेंज स्टार्ट्स टू कम कि सिलेबस बढ़ गया और आपका जो स्किल सेट है वो तो वही है अभी 10th क्लास वाला। अभी आप देखोगे जब 8th से 9th में आए थे तो अपग्रेड होने में थोड़ा टाइम लगा था, ऐसी 10th से जब 11th में जाते हैं तो अपग्रेड करने में ना अभी 3-4-5 महीने का टाइम लग जाता है, उस सिलेबस को एकदम देख के अपनी साइकोलॉजी को वहां तक पहुंचाने के लिए कि आप मैं सिलेबस को कवर कर पाऊं। इट टेक्स टाइम फॉर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इवन इट विल टेक टाइम। 4-5 मंथ्स एडजस्टिंग फेज होता है आप लोगों की जिंदगी में। फिर उस सिलेबस को आप लोग क्या करते हो, वो सिलेबस आपकी रेगुलर प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाता है। देन इट स्टार्ट्स टू बिकम इजियर फॉर यू नाउ बिकॉज यू हैव प्रॉपर टूल्स एंड टेक्निक्स टू टैकल दैट पर्टिकुलर सिलेबस। होता यही है, चेंज इसी कहते हैं। तो जो डेडिकेटेड सीरियस किस्म के बच्चे होते हैं वो तो ये टूल्स डेवलप कर लेते हैं, और कुछ बच्चे क्या होंगे, अभी अपने लोगों में से, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, क्लास 10th कर रहे हो, ऑब्वियसली अभी बहुत इंटेंस स्टडीज चल रही होंगी इंटेंस, लगभग अपने नॉर्मल क्षमता से हम ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, थकावट होती है, थकते हैं, मेंटली थकते हैं। चाहे आप उतना नहीं भी पढ़ रहे होंगे ना, जो बच्चे, और मान लीजिए कोई बड़ा सूरमा या बड़ा कैजुअल घूम रहा है इस समय कि देख लेंगे क्या होगा, मान लेते हैं, पर मेंटल प्रेशर तो है ही है ना उसके ऊपर भी टू परफॉर्म। बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा, वो आपके माइंड को थकाएगा। 10th क्लास के बाद सबकी क्या टेंडेंसी है, यार अब तो फ्री हो लें, ये 3 महीने 2 महीने की छुट्टियां मेरी हैं, आई डिजर्व दैट, यही होगा, आता है दिमाग में, कम से कम एक फीलिंग तो आती होगी ये वाली। बेटा अब प्रॉब्लम क्या है ना, व्हाट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग कि आपके जो 9th-10th के और 11th-12th के सिलेबसेस है ना बोर्ड्स वाले, वो होते जा रहे हैं थोड़े आसान। तुम लोगों ने खुद भी देखा होगा 8-9-10th में मैथ्स में भी कितने इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स कटवा दिए थे सिलेबस में, जो कि नहीं कटने चाहिए थे मेरे ख्याल में। क्यों कटने चाहिए सिलेबस में, पहले से भी तो बच्चे कर ही रहे थे उन चीजों को। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग विद 11th and 12th आल्सो फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, फ्यू ऑफ द चैप्टर्स हैव बीन आउट। वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में बोर्ड के लिए आपको सुविधाजनक चीजें दी जा रही है, इजी फॉर यू टू टैकल। सिलेबस को ऐसा कोशिश की जा रही है कि सुसाइड केसेस, ये वो दुनिया भर की चीजें ना हो, प्रेशर कम रहे बच्चों के माइंड में ना, प्रेशर कम रहे। पर ऑन द कॉन्ट्रास्ट जिस चीज से कामयाबी मिलनी है लाइफ में हमें, वह कंपटीशन, उसका लेवल बढ़ता चला जा रहा है। इज इट हैपनिंग? नीट एंड आईआईटी प्रिपरेशंस मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव होते जा रहे हैं, और बोर्ड का जो स्टडी है वो रिलैक्स होता जा रहा है। रिलैक्सेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सिलेबस बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज। यूट्यूब आ गया है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन के मल्टीपल ऑप्शंस खुल गए हैं, ये भी तो चीजें सुविधाजनक करती है ना चीजें हमारी लाइफ को, है ना। ये चीजें हमारी लाइफ को काफी सुखद कर देती हैं कि अब फैसिलिटी आ गई है ऐसी कि मुझे कंटेंट समझने में, प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिस पेपर्स, ऑनलाइन कंटेंट बढ़ गया बहुत सारा। पहले इतने रेडिली आपको, पहले सिर्फ लाइब्रेरी डिपेंडेंट होना पड़ता था बुक्स के लिए, अब तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं किसी बच्चे की आपस में। ऑनलाइन ने इतना अच्छा कनेक्ट कर दिया हम सबको। तो ये चीजों ने सुविधा हम लोगों की जिंदगी में कर दी है, पर कंपटीशन की डिमांड बहुत अलग है। तो क्या हुआ, दोनों चीजों में कितना बड़ा कंट्रास्ट हो गया। अब यही बहुत बड़ी चीज जन्म देती है, आप लोगों को मोटिवेट करती है
टू ज्वाइन कोचिंग्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। होता यही है भाई। एक प्रॉब्लम आई कि दोनों चीजों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाहिए ये वाला लेवल है, स्कूल ये दे रहा है, इस चीज को पूरा कैसे किया जाएगा इस गैप को? अब भरने के एक ही तो तरीका है कि मैं कोई एडिशनल थर्ड पार्टी हेल्प लूं उस चीज के लिए। थर्ड पार्टी हेल्प में ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है, ये जो हमारे आईआईटी की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन जो ऑफलाइन मोड में कराते हैं, ये कोचिंग्स हो सकती हैं, या स्कूल प्रोग्राम कराए एडिशनली। ये तीन मैकेनिज्म्स रह गए आज की तारीख में। तो द प्रॉब्लम वाज कि स्ट्रीम सिलेक्शन का बेसिस से हम लोगों ने शुरू किया था अपने डिस्कशन को। तो अभी बहुत सारे आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, और 2 महीने काफी कोहराम रहेगा लाइफ के अंदर। पर स्किल सेट की मैं बात डिस्कशन करना था मुझे। स्किल सेट का मतलब बताऊं क्या होता है? आई विल गिव यू अ प्राइम एग्जांपल ऑफ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बिटिया थी एक, तो उसने ना ये डिस्कशन मैंने लास्ट ईयर भी बैच के साथ किया था, सेम टू सेम। इट इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ नॉट टू चूज द फील्ड। वो बिटिया थी, वो 95% वाली कैटेगरी की थी, रिलेटिव्स थे। तो हुआ क्या, उस बिटिया ने पीसीबी सिलेक्ट की कि सर्जन बनना है। बचपन से ही ड्रीम डाल दिया गया था दिमाग में, यू विल बिकम अ सर्जन वन डे। फैमिली में मेडिकल बैकग्राउंड था, तो सर्जन बनाना ही था बिटिया को। ले भी लिया उसने, कर भी लिया, कोई दिक्कत नहीं। सिंस माइंड ब्रिलियंट है, स्किल सेट पूरा है, और वो बच्ची जो है प्रोग्रेस करती गई, नीट भी निकाल लिया, कोई टेंशन नहीं। मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। मेडिकल कॉलेज में जब वो काटना पीटने वाला शुरू हुआ ना पार्ट, तो वॉमिट्स, नोजिया, वो झेल नहीं पाई। सबको लगा 15-20 दिन का एडजस्टिंग फेज है, इवेंचुअली वो सही हुआ ही नहीं। मैं पता है पहले यूपी बोर्ड में और बाकी क्लासेस में जब हम 9, 10th, 8th के एक्सपेरिमेंट्स करते थे, अब तो बैन हो गया, वो मेंढक मुंडक कटवा देते थे, पहले होता था ये, अब नहीं है ना। तो एप्टीट्यूड फॉर ब्लड कौन चेक करेगा डॉक्टर बनने से पहले? एप्टीट्यूड फॉर ब्लड देखने का, खून देखने का हिम्मत है या नहीं है, ये चेक कौन करेगा? तो मॉरली तो वो सही भी नहीं है कि लैब में एनिमल्स को काटा जाए, तो इसलिए बैन भी हुआ है। पर आ गया डिफरेंस ट्रेनिंग का। और इमेजिन करो, नीट निकालने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद अगर वो फील्ड ड्रॉप करनी पड़ जाए, या वो सपना जो बचपन से देखा था वो ड्रॉप करना पड़ जाए, वो सही नहीं हुई, उसको ब्लड से राहत पूरी। फिर इवेंचुअली वो दूसरी फील्ड में शिफ्ट हुए, या तो मेडिकली। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है कि एप्टीट्यूड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ अच्छा पढ़ना ही किसी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग पीसीएम लेते हैं, स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्पेशली मैथ्स वर्सेस बायो की बात हमेशा करता हूँ। मैथ्स आप तब लेंगे जिस समय आप के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड है। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है, कुछ बच्चों में एक नेचर होती है कि वंस यू गिव देम अ प्रॉब्लम, until or unless they will not solve it, they will not leave it, और वो खुद लगे रहेंगे उस चीज के अंदर। मेजॉरिटी बच्चे मैथ्स कैसे करते हैं? क्योंकि देखिए, ये पक्की बात है, आफ्टर एवरी 10 years एक जनरेशन गैप आ रहा है बैचेस में। एक जनरेशन गैप हम लोगों को फील होता है। जो 10 साल पहले बच्चे पढ़ के गए थे, अब जो आप लोग बैठे हुए, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है बैच वाइज। थोड़ा ना पेशेंस लेवल कम होता है। मैंने देखा है एक चीज, जो एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखी है, बहुत सारे बच्चों का पेशेंस लेवल कम है। मैथ्स इज वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस। पेशेंस किस चीज का? फाइट करने का। मैं हमेशा पीसीएम वाले बच्चों से कहता हूं, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है कि तुम किसी टीचर से अपना डाउट पूछो जब तक कि रफ कॉपी में से तुम 10 से 15 बार अटेम्प्ट नहीं कर चुके हो एक क्वेश्चन। दैट्स हाउ यू डेवलप मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल स्किल्स ऐसे ही डेवलप होते हैं मेहनत के साथ। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं, इतना लड़ाई नहीं कर सकते, इतना फाइट नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट पक्की बात मान लीजिए, आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे नहीं पहुंचेंगे मैथ्स के। अरे भाई, बड़ा सिंपल सा फिगर है, अराउंड 20, मेरे ना एग्जैक्ट फिगर्स पे मत जाना, ये थोड़े डेविएट कर सकते हैं, मैं एक अप्रोक्सीमेशन आइडिया दे रहा हूँ। 20-22 लाख बच्चे बैठते होंगे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने के लिए, इतने तो होंगे ही। क्या आइडिया है? कुछ आइडिया नहीं है। 20-22 तो बैठ ही रहे होंगे, 20-22 लाख आईआईटी नीट सब मिला के। उनमें से 7 लाख प्लस पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनके 10th में 90% आए थे अक्रॉस ऑल द बोर्ड्स। हमारे इंडिया में
लगभग 6-7 लाख बच्चे ऐसा होता है जिसके 90% आते हैं बोर्ड्स में। पहले ट्रेंड था पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल से 1-2 बच्चे होते थे 90% वाले। अब तो एक एक स्कूल में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50, कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो दैट मीन्स 7 लाख students, those who have 90% are sitting with you in that competitive exam. उसमें से भी मैं ये मानता हूं कि in the course of preparation everybody is equal when you start from the starting line. आपने स्टार्ट किया, लाइन सबके लिए एक है, किसी के लिए अलग तो है नहीं। पर जब हम फिनिशिंग लाइन के पास होते हैं ना, जब वो आने वाला होता है कंपटीशन, वो कंपटीशन ना मुश्किल से 1-2 लाख बच्चों तक रह जाता है जिन्होंने ढंग से तैयारी की होती है। अब ये तैयारी ढंग से क्यों नहीं होती या क्यों होती है, इस पे भी चर्चा कर लेंगे अभी अगर टाइम रहा। बहुत सारे साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस होते हैं इन चीजों के पीछे, वो मैं डिस्कस जरूर करूंगा आप लोगों से। तो हुआ क्या, मुश्किल से 1.5-2 लाख बच्चा जो है वो ढंग से तैयार है, बाकी तो कंपटीशन में पहले ही निकल चुका होता है बाहर, दे आर ऑलरेडी आउट। मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये 1.5-2 लाख में से भी मेन आईआईटी की या प्रीमियर सीट्स जो गिनोगे आप, जिसकी टारगेट है सबका, वो है कितनी सी? शायद आईआईटी की ही 8,000 सीटें के आसपास है, जो एक एस्टिमेट है मेरा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पर मेरे को इतना एक राउंड ऑफ फिगर का याद है कि 7-8 हजार सीटें हैं शायद आईआईटीज की। बाकी एनआईटीज को मैं भी नहीं गिन रहा हूं, वो तो सेकंड प्रेफरेंस पे है ना तुम लोगों के लिए भी। पहला प्रेफरेंस तो आईआईटी ही होगा ना पीसीएम वाले का। और अगर सारी की सारी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की मैं सीटें लगा दूं, इंक्लूडिंग मेडिकल, इंक्लूडिंग आईआईटी, इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग, तो 50-55 हजार सीटें हैं इंडिया में लगभग, जिनको हम टारगेट करते हैं। और उन 50-55 हजार सीटों के लिए 1.5 लाख 1 लाख कैंडिडेट तो है ही है ना, जिसने ढंग से तैयारी कर रखी है, नहीं है? इतना तो है ही। तो मेन कंपटीशन जो है ना वो 1.5 लाख का ही तो है। उनमें से भी तुम सोचो जिन्होंने ढंग से तैयारी की है, बिल्कुल प्रॉपरली, जिन्होंने कोई चूक नहीं करी है अपनी तैयारी में, सिलेक्शन किसका होना चाहिए? वो 8,000 सीटें, या लेट्स मी एज्यूम कि अगर 1-1.5 लाख, तो आईआईटी वालों की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, वो 8,000-9,000 सीटें जो है वो मिलनी किस बेसिस पे चाहिए? क्या मुझे कोई आंसर दे सकता है? कौन डिजर्व करेगा इनमें से? सोचो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तुम्हारे ही सोचने का है, मैंने सिर्फ उसको इनिशिएट किया। सोचो किसको मिलनी चाहिए, हु इज डिजर्विंग? पता है क्या होता है, यहां थोड़ा सा लक वाला फैक्टर आ जाता है। उस मोमेंट पे, उस दिन पे आपने क्या गलती कर दी? भाग रेखा, ये तो बहुत बड़ा मैं बिलीवर हूं, तो मैं तो मानता हूं मां सरस्वती आशीर्वाद देती है जिनका होता है। मैं तो बिलीवर हूं, इसलिए मैं मानता हूं इस चीज को। भाग रेखा, तुम्हें जहां पहुंचना होगा वहां तो पहुंचोगे ही ना। और कभी कभी नहीं हुआ ना सिलेक्शन, तो समझ लेना कुछ और ही बेहतर सोच रखा था भगवान ने, तो तुम्हारे लिए था भी नहीं। मैं तो पहले ही ये बच्चों को कह देता हूं, क्योंकि मनोबल बहुत टूटता है। और गलती सारी उस दिन की होती है, आपकी प्रिपरेशन की नहीं होती है। उस दिन पे आपने कुछ अच्छा नहीं किया, गलती होगी कुछ। लोगों की तो मैंने ऐसी ऐसी गलतियां दिखी हैं खराब राइटिंग की वजह से, कि बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा था 10th क्लास का, मैथ में 100 में से 100 आने चाहिए थे, रफ कैलकुलेशन हो रही थी, जल्दबाजी में 0 लिखा एक जगह, उसको 6 पढ़ लिया, क्योंकि हल्की सी उसका फर्क होता है तेज तेज लिखने में। तो जब पीछे फेयर में उतारा तो 6 लिख दिया, कैलकुलेशन एरर हुआ, सीधा 4 नंबर 6 नंबर कट गए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी बच्चे दिख जाते हैं कि उसे क्या कहोगे आप, क्वेश्चन आता हुआ, सारा सोल्यूशन आता हुआ, मिसरीड कर गए फटाफट जल्दी में। ये गलतियां कौन अवॉइड कर सकता है, ये बताइए आप। तो अपार्ट फ्रॉम योर फिर से दोबारा से अपने डिस्कशन को वहीं लेके आ रहे हैं, स्ट्रीम सिलेक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डे का। अपने स्ट्रीम सिलेक्शन को किसी के ऊपर मत लेना। और एक होमवर्क ना तुम लोगों के लिए भी है इसके अंदर। आपका स्ट्रीम सिलेक्शन उतना ही बेहतर हो सकता है जितनी एडवांस आपकी नॉलेज होगी कि आगे है क्या क्या। अभी तो तुम लोगों को सिर्फ पीसीएम, पीसीबी, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स दिखाया जा रहा है, पर इन स्ट्रीम्स के थ्रू तुम कहां जा सकते हो ये अभी शायद नहीं पता होगा ना, देखा भी नहीं होगा शायद। ये अभी टाइम मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद 15 दिन, सबके लिए टास्क है। वो टास्क क्या है, कोई चाहे तो सुन ले, कोई चाहे तो नोट कर ले। एक होमवर्क है सबके लिए, इट इज फॉर यू ओनली, नॉट फॉर मी।
जो आपकी स्ट्रीम्स हैं वो कौन कौन से आपको लेटेस्ट कैरियर्स की तरफ लेके जा रही हैं। लेट्स से इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में ट्रेडिशनली क्या हिट है, आईटी हिट है ना, कंप्यूटर साइंस हिट है, सिविल हिट है, मैकेनिकल हिट है, बहुत सारी ना नई फील्ड्स आई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, काफी सारी खुली हैं, रोबोटिक्स को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो होगा क्या, एक पैटर्न है, जो स्ट्रीम्स बहुत ज्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं वो कॉम्पिटिटिव हो जाती हैं, उनके सैलरी पैकेजेस ना लो हैं, और जो स्ट्रीम्स रेयर होती है ना उसमें कंपटीशन भले ही कम है पर उसके अंदर ऑब्वियसली सीट्स भी कम है। मार्केट की बात कर रहा हूं, जो जॉब फील्ड्स हैं उनके अंदर फील्ड्स भी कम है, पर अगर एक बार फिट हो गए तो पैकेजेस बहुत हाई हैं। ये एनालिसिस कौन करेगा, तुम लोग करोगे। ऑनलाइन सब कुछ मिलता है अगर आप ढूंढना शुरू करें अपनी अपनी फील्ड्स को। और जो लोग ये सोचते हैं ना पीसीएम और पीसीबी ही स्ट्रीम होती है, ध्यान रखें दुनिया के सबसे हाईएस्ट पैकेजेस ना कॉमर्स देती है। कॉमर्स है क्या, कॉमर्स है द नॉलेज अबाउट द मनी, बी इन दैट मनी स्ट्रीम। और जो पैसे से खेलेगा वो क्या करेगा, घर तो कुछ तो ले जाएगा। खैर मजाक की बात मैंने कर दी आपको, पर फिलहाल वन ऑफ द बेस्ट कैरियर्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय कॉमर्स फील्ड आल्सो। दिक्कत ये आपकी नॉलेज में नहीं है, वो डाटा स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे एनालिटिकल्स। अच्छा एक इसका भी एक प्राइम एग्जांपल दूं, बीटेक करते हैं हम लोग, मतलब इस बात को आप मजाक में ले लीजिएगा या सीरियसली ले लीजिएगा, ये आपका पर्सपेक्टिव है, पर मैं एक वैसी एग्जांपल दूंगा जरूर। हम लोग बीटेक करते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी बीटेक कर रहे हैं बच्चे इंजीनियरिंग के लिए, भाई आईटी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, बीटेक तो फिर भी करके छोड़ना है क्योंकि आप पीसीएम ले ली थी। एक एवरेज सैलरी बीटेक वाले की लोअर एंड पे, अगर लोअर स्ट्राटा की बात करो, एक होता है अपर स्ट्राटा जिसपे हम सब बात करते हैं, वो तो सबको मिलना नहीं है। फिर एक मीडियोकर स्ट्राटा होता है जिसमें हम अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले जाते हैं, इधर उधर एसिमुलेट अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। एक होता है लोअर स्ट्रेटा, बिल्कुल लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज से या डिप्लोमा कोर्स करना है हम लोगों ने। अब उनकी अगर बात करें तो एवरेज सैलरी क्या होगी, व्हाट वुड इज एवरेज सैलरी पता है, 10-15 हजार पे, 20 हजार पे महीना, ठीक। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। और अकाउंटेंट जो है वो कॉमर्स फील्ड का लोअर एंटिटी है। एक अकाउंटेंट होना इज it is lower in chain for a commerce entity. Is it so? पता है अकाउंटेंट की बरेली शहर के अंदर सैलरी कितनी है उन्होंने एवरेज 30 से 40 हजार, बिल्कुल लोअर स्ट्रेटा की बात करें। ये एक सिर्फ एग्जांपल है एवरेज का, इसमें कुछ भी कंक्लूजन्स ड्रॉ मत करना कि अब तो कॉमर्स ही बेहतर होगी। बेहतर वो फील्ड है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और जिसमें आप अच्छा नहीं कर सकते, आपके एप्टीट्यूड्स और इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके अंदर से ही नहीं आ रहा कि मैं करूं लंबे समय के अंदर, तो वो आपके लिए बेहतर नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली रीचिंग नोवेयर इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। फिर आप वो नॉर्मलसी में एसिमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि जॉब सेक्टर इतना तो दे ही देता है कि सबको कुछ ना कुछ दे देगा, वो इतना तो सबके लिए कर देता है। एवरीबडी इज गोइंग टू बी एसिमुलेटेड समवेयर। इट इज एब्सोल्युटली नॉट इंपॉर्टेंट कितने मार्क्स आए, बहुत सारे भाग आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलता है। इवेंचुअली कभी कभी तो कुछ आपने सोचे भी नहीं होते वैसे ऐसे खुल जाते हैं, यू बिकम मोर सक्सेसफुल। इवन फॉर दोज हु आर थिंकिंग कि यार सारी की सारी डिस्कशन ना कंपटीशन वालों के लिए हो रही है, पढ़ने वालों के लिए हो रही है। इवन फॉर दोज हु हैव स्टिल प्लान्ड कि मेरे पिताजी की गद्दी है या फिर मैंने बिजनेस ही करना है। अ वेरी पेक्युलियर एग्जांपल टू पिट बिफोर यू। याद रखना तुम लोग, ये बात मैं पहले भी कॉमर्स के साथ डिस्कस कर चुका हूं 11th क्लास में, और फिर करूंगा तुम लोगों के बैच में जब तुम लोग कॉमर्स लोगे। कुछ लोग जिनकी गद्दियां है ना, उनकी गद्दियां खाने के लिए ना, खराब करने के लिए इस दरवाजे के बाहर 100 आदमी, हजार आदमी प्रिपेयर कर रहा है। आप एग्जांपल दे दीजिए, बहुत सारे पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो हैं वो खुले, बहुत साल चले, फिर कंपटीशन आया, कंपटीशन ने उन्हें रियून कर दिया, खत्म कर दिया, और फिर वो कंपटीशन जो है वो हीरो बन के बैठ गया। ऐसा होता है। तुम लोगों की पर्सनल अपने फादर्स की, अपने रिलेटिव्स की जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में देखना इस चीज को, इस चीज का असर। इट्स टाइम फॉर यू नाउ। अब तुम बड़े हो रहे हो, हम मैच्योरिटी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी, तो कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी अभी ऑब्जर्व करने की अपनी जिंदगी में हो क्या रहा है, बिकॉज
तुम उस जॉब सेक्टर के लिए प्रिपेयर हो रहे हो जो 7 साल बाद आने वाला है, 6 साल बाद कंडीशंस जो आने वाले हैं। एम आई राइट? तो बात यहां से हुई उन गद्दी वालों के लिए जिनके फादर ने गद्दी बनाई थी। उस गद्दी को मेंटेन करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल सेट की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। तुम ये चाहो कि मैं बिना स्किल सेट के वहां पे जाके बैठ जाऊं, जो मेरी करंट सेटिंग है उसके अंदर मैं वैसे ही काम करता रहूं जो मेरे पिताजी ने रूल्स बना दिए थे, और मैं उसमें कुछ डेवलप ना करूं, तुम यू आर बाउंड टू फेल विद इन 10-15 ईयर्स, क्योंकि कंपटीशन आएगा, तुम्हें खा जाएगा। चाहे फूड इंडस्ट्री में, चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अरे यार भैया, रेता बजरी वाले भी दुकानें रोज खुल रही हैं, रोज बंद हो रही हैं। आप बिल्कुल बिल्कुल सिंपल बात करिए, मिठाई वाली दुकानें भी रोज खुल रही हैं, रोज बंद हो रही हैं। आप किसी भ्रम में ना रहें कि बिना स्किल सेट के आप अपनी जिंदगी को कामयाब करने वाले हैं। अच्छा, मैं पढ़ाई को स्किल सेट से रिलेट क्यों कर रहा हूं? सिंपल सी बात ये, मतलब उस स्किल सेट को जो बिजनेस में मुझे चाहिए, मैं आज बात क्यों कर रहा हूं? अभी तो बात कॉमर्स की पढ़ाई की हो रही है। जब तुम कॉमर्स पढ़ते हो ना, या इनफैक्ट कोई भी पढ़ाई करते हो, तुमने कंपटीशन नहीं भी निकालना ना, मैं आज तुम्हें इंस्पायर करने आया हूं यहां पर। मेरा इंटेंशन है कि तुम तैयारी ना भारी भरकम ही करो, क्योंकि तुम्हारे ये 2 साल हैं 11th-12th के। व्हाट दीज आर मेंट फॉर? व्हाट आर दीज 2 years मेंट फॉर? पढ़ने के लिए तो है, पढ़ना मतलब सीखने के लिए तो है कुछ ना कुछ। इसके अलावा कोई सोचा तो नहीं गया ना तुम्हारे लिए कि तुम्हें 2 साल में कुछ बॉन्डेड लेबर करवानी है हम लोगों ने। 2 साल पढ़ाने और सीखने के लिए तो डेडिकेटेड है। तो सीखने के लिए मैं सिर्फ ये नहीं कहता सिर्फ मार्क्स लेने के लिए सीखो। ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड योरसेल्फ, ऑब्जर्व योर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। जो ये लोग नहीं करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ को ऑब्जर्व, वो चोट खाएंगे बहुत बुरी तरीके से। ये आप समझ लीजिएगा। बिजनेसेस के ना हमारे फादर साहब एग्जांपल देते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी प्राइम एग्जांपल शेयर करता हूं। वो कहते हैं, बेटा जिस समय आई वाज यंग, लेट्स एज्यूम ही वाज 30 years, तो जो शहर के टॉप 100 की लिस्ट होती थी ना, वो बहुत अलग थी। When you became 30, the list changed. उन बिजनेस एंटिटीज की तो बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने बच्चों ने सोचा हुआ कि मैं तो गद्दी पे बैठ जाऊंगा, मेरे लिए तो सेफ सिक्योर है मेरा फ्यूचर। वो टॉप 100 की लिस्ट बदल गई, और जब तुम लोग 30-35 के हो गए ना, वो लिस्ट फिर से बदल जाएगी। एंड इट कीप्स चेंजिंग, इट कीप्स चेंजिंग विद इन अ स्पैन ऑफ 20-30 years इट चेंजेस। हाउ इज इट बिकमिंग पॉसिबल? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना शायद? आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा, शहर के 30 मार खान लोग जो आज आपको शहर में जितने भी अच्छे, अपने शहर की बात कर रहे हैं, तो देश की बात ही नहीं कर रहे हैं बेटा। ऑब्जर्व योर लोकेलिटी, ऑब्जर्व योर सोसाइटी। अब तो तुम सोसाइटी के हिसाब से चलने वाले हो, जवान हो गए हो, आगे तुम स्टेप आउट करोगे सोसाइटी में। टिल नाउ यू वर इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल एंड पेरेंट्स। अब तुम 11वीं क्लास से हल्के हल्के उस एक्ट को हैच करोगे, सिंपल सी बात ये। और 12th क्लास के बाद तो यू आर ऑन योर ओन। तुम कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटीज में जाओगे, तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला बार बार, ठीक है? तो तुम देख लेना वो लिस्ट बदल रही है। तो जो लोग सोच रहे हैं, इनफैक्ट आई एम हियर टू इंस्पायर यू, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट मोमेंट्स इन योर लाइफ। जब आप कॉमर्स पढ़ते हैं ना, यू आर नॉट रीडिंग द कंटेंट एक्चुअली। सोशल्स तुम लोग पढ़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सोशल्स यार क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, मेरे किस काम आने वाली है? क्या देती है सोशल्स आपको? सोशल्स बताऊं क्या देती है आपको? ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी। सिलेबस वास्ट होता है, हायरार्की होती है कंटेंट में, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये होता है। सोशल्स नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग पढ़ रहे हो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज का डेवलपमेंट अपने अंदर। बिकॉज जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज नहीं होंगी, वो वास्ट सिलेबस को कंसाइज करके एक सीक्वेंसिंग में याद नहीं कर पाएगा। मैथ्स थोड़ा पढ़ते हो तुम लोगों ने सोचा था अलजेब्रा XYZ हम लोगों की जिंदगी में किस काम आने वाला है? ये कौन पूछने वाला है जिंदगी में मुझसे? मुझे तो नहीं लगता ये दोबारा कभी काम में आने वाला है। XYZ थोड़ा पढ़ रहे थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देख रहे थे। पेशेंस टेस्ट किया जा रहा था आप लोगों का मैथ्स के थ्रू कि तुम लोग कितने पेशेंस वाले हो गए, जिससे तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं आएंगी। तुम्हारी कैलकुलेशंस कितनी तेज हो। कैलकुलेशन सिर्फ प्लस माइनस और जोड़ने घटाने की थोड़ा होती है, कैलकुलेशंस एस्टिमेशंस की भी तो होती हैं। आज से 5 साल बाद ये बिजनेस इतने टर्नओवर के पास पहुंचेगा तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहने वाली है, क्योंकि खर्चे भी बढ़ेंगे, एक्सपेंसिव भी बढ़ेंगे। एक्सपेंसिव अकाउंटेड करते हैं, वो किसके तेज होंगे? उसके तेज होंगे जिसके पास कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी में जिसने मत्थे मारे होंगे, अदरवाइज नहीं होने वाले वो सही। एम आई राइट? तो जिस समय आप पर्टिकुलर स्ट्रीम पढ़ते हैं, स्ट्रीम का कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कंटेंट जो स्किल सेट देने वाला है ना, वो स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूं
95 99 के परसेंटेज के टर्म्स में बात नहीं होनी चाहिए। आप कितने स्किल्स डेवलप कर चुके हैं उस पर हमेशा बात होनी चाहिए। तो अब जब घर जाओगे, फ्रॉम मल्टीट्यूड ऑफ स्किल्स, एजुकेशनल स्किल्स, अपने अंदर जरूर एक बार अपना खुद का इंटरव्यू करिएगा कि मेरे स्किल सेट कौन से हैं जो मुझे पावरफुल बनाते हैं इन माय एकेडमिक्स। मेरे पास ऐसा क्या स्किल है? उस स्किल के बेसिस पे अपने चारों स्ट्रीम सिलेक्शंस करना, जॉब सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना, पैकेजेस को एक्सप्लोर करना, क्योंकि बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि फाइनेंशियल पैकेज कितना है किस फील्ड में। देखो साफ सी बात है, लास्ट में हम सब पैसे को आके गिर जाते हैं। होता है, प्रॉब्लम है ना, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को अमीर ही देखना चाहते हैं, कोई नहीं देखना चाहता कि आप गरीबी में रहें या जहां पे आज आपका लेवल है उससे तो ऊपर ही उठ के जाए। इट इज वेरी नेचुरल फॉर यू, देखना जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लोर योरसेल्फ। अगर वो भी मैं डायमेंशन ना कहूं, उसको एक्सप्लोर मत करना, तो मैं फिर गलत हूं। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ डिस्कशन शुरू करेंगे कि 11th क्लास में आ गए, गलतियां होती हैं बहुत सारी। ये गलतियां ना पता नहीं बाद में बुकाने का मौका मिले ना मिले तुम लोगों को, वो गलतियां इतनी सारी हैं और वो गलतियों का कुछ लॉजिकल रीजंस भी हैं। मैं पहले जो एक इंपॉर्टेंट बात है ना वो बोल दूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं मैं पूरा डिस्कशन कर पाऊंगा आज। वो इंपॉर्टेंट बात ये, उससे पहले जैसे किसी ने सोच रखा है कि मुझे पीसीएम लेनी है, ऑलरेडी माइंड में कब है, हम कितना ही बोल लेंगे, कभी कभी काम करते वही है जो आप लोगों ने सोचा हुआ है, ठीक है। अब जो बच्चे पीसीएम लेंगे, और पीसीएम के साथ साथ मैंने देखा कई बार पीसीबी में भी आप लोगों को कंफ्यूजन आता है कंप्यूटर से लेना लें। और अभी आप ये भी चेक करना चाहते हो जिसके 70 प्लस आएंगे वो भी सोच रहा होगा पीसीएम ले लूं, बिल्कुल हो रहा होगा, कोई ना कोई सोच रहा होगा। जो बच्चे ये गलती करते हैं कि हमने एकेडमिक सेशन जुलाई से शुरू करना है 11th क्लास का, वो पहले तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले हैं विद अ वेरी गुड लॉजिक। अगर आप कोई गलती करने ही वाले हैं और गलती करके सीखने वाले हैं, एक होता है बंदा वो जो दूसरे की गलती देख के सीख जाता है, एक बंदा वो होता है नहीं पहले तो मैं खुद करूंगा फिर उसके बाद सीखूंगा। एम आई राइट? और वो हक भी है आपका और करना भी चाहिए, इस उम्र में गलती करके सीख लेने में कोई बुराई नहीं होती। स्टार्ट योर सेशन फ्रॉम 1 अप्रैल इटसेल्फ। 1 अप्रैल से सेशन तुम सब शुरू करोगे। जिसने नहीं करा मैं बता रहा हूं बहुत 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 बड़े नुकसान में जाओगे आप। अरे मन हो रहा है मैथ्स लेने का, ट्राई करनी है कैसी है, पता है नहीं अभी तक तुम लोगों ने, अभी तुम लोगों ने कहा तुम लोगों ने बुक्स उठा के नहीं देखी। आप 2-3 महीना पढ़िएगा किसी सब्जेक्ट को, और 2-3 महीना सफिशिएंट होता है टू मेक जजमेंट्स कि, और मैं बता रहा हूं हो सकता है इस समय मैं तुम लोगों को अपना दुश्मन लगूं जो कहूंगा कि बोर्ड्स के बाद बेटा इंटेंस स्टडीज करो, पर वो करनी है। तुम्हारा सबसे इंटेंस जो मंथ्स होने चाहिए ना स्टडीज के, वो होने चाहिए अप्रैल मई जून, क्योंकि तुम उसमें ये कोशिश करोगे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा चैप्टर सिलेबस कवर हो। क्यों? अब उसमें वो तुम्हें 2 लेसन देगा। पहला लेसन तो वो ये देगा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम नाप लोगे कंटेंट के हिसाब से। तुम्हारा जो पर्टिकुलर स्किल सेट था जिसमें तुम भ्रम में जी रहे थे, वो जब तुम अप्लाई करोगे एक बड़े सिलेबस पे, 1-2 चैप्टर्स तो तुम लोग कर ही लोगे बेटा, उससे कुछ साबित नहीं होने वाला। अगर तुम लोगों ने ये सोचा कि अप्रैल मई जून में 1-2 चैप्टर फिजिक्स के, 1-2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के, बायो के या मैथ्स के करके देख ले रहे हैं और देख ले रहे हैं इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा, तो तुम गलत हो। तुम कोशिश ये करोगे एटलीस्ट तुम्हारा 30-40% सिलेबस कवर हो। तुम्हें जुलाई तक ना आते आते ये एहसास हो जाएगा वेदर यू आर मेड फॉर दिस फील्ड और यू आर नॉट मेड फॉर दिस फील्ड। इनफैक्ट अगर डाउट भी था ना कॉमर्स के लिए और या फिर पीसीएम के लिए, तो तुम दोनों किताबें पढ़ लेना। 3 महीना तुमसे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तुम्हारा एक्स्ट्रा पढ़ाई कोई नुकसान देगी, प्रेशर देगी सिर्फ। तो तुम प्रेशर के लिए तो आ ही रहे हो 11वीं में, तुम्हें किसने कह दिया तुम प्रेशर के लिए नहीं आ रहे हो? बिना प्रेशर के तो कैरियर बनेगा भी नहीं बेटे। ये एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इटसेल्फ। बिल्कुल डिले मत करना। 2-3 महीना इंटेंसिटी सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ट्रायल एंड टेस्ट फेज पे चले जाना अपने आप को लेकर, और सीरियसली। और 11वीं क्लास की एक बहुत बड़ी सेकंड गलती जो है तुम लोग जो करते हो, वो है उल्टी सीधी ट्यूशन ज्वाइन करके उनके जाल में फंस जाना शुरू में ही। होता क्या है, एस्पिरेशनल है हम लोग बहुत, घर वाले हमसे भी ज्यादा एस्पिरेशनल है। वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कब मैंने 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी ट्यूशन फीस होगी वो तो अलग करके रख दी होगी घर वालों ने। ये 11वीं क्रॉस पे आए, मैं फटाक से जमा करा के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं और ये तैयारी शुरू कर दे मेरा बच्चा। एकदम इमीडिएट ज्वाइन मत करना। वो सब के सब ऐसे हैं, वो एकदम से पूरी फीस इकट्ठी लेते हैं बच्चों से। बहुत बड़े बार्गेनर होगे तो तुम्हारे से 1 साल की तो ले ही लेंगे। तुम्हें इवेंचुअली सितंबर अक्टूबर में पता लगता है कि तुम आईआईटी वाले नहीं हो या नीट वाले नहीं हो,
सच बता रहा हूँ, 11वीं क्लास के ना सितंबर अक्टूबर तक पता लगता है आपको ये चीज, बल्कि कभी कभी वो नवंबर दिसंबर तक आती है फीलिंग। क्यों आती है इतनी लेट फीलिंग? मैंने ना हर साल आपने टीचर से पूछ लेना, नाम बता देंगे टीचर्स, तो मैं ना नाम याद रखने में बुरा हूँ थोड़ा सा, तो मुझे चेहरे बहुत अच्छे से याद रहते हैं। तो मैंने ना प्राइम एग्जांपल्स हर बैच में मिलेंगे आपको, जो बेचारे उन्होंने तैयारी शुरू की थी बहुत अच्छे से, और तैयारी करते करते क्या हुआ, उनको पता लग गया तैयारी नहीं हो पा रही है ढंग से। टेस्ट सीरीज तो होती होंगी कोचिंगों में, हमने ना पेरेंट्स से पूछा, बहुत काबिल बच्ची, मैं नाम नहीं लूंगा, अब उसका नाम मुझे याद है, पर बहुत काबिल बच्ची स्कूल की, उसके पेरेंट्स से पूछा हमने, मैं कहा सर आपने उधर कोचिंग में डाल दिया, ये कभी भी नहीं कहता हूँ, देयर इज वर्ड कॉल्ड डमी स्कूल, बहुत बुरा शब्द है अपने आप में, देयर इज वन कैन नेवर गो फॉर डमी स्कूल, हमेशा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे, यू ऑलवेज बी इन एसोसिएशन विद द स्कूल, स्कूल से रिलैक्सेशन लो थोड़ा सा अपनी तैयारी के लिए, बी इन टच विद बोथ सेगमेंट्स, क्योंकि दोनों, ये तैयारी कैसे होगी इस पे एक अलग से हम लोग सिर्फ एक्सक्लूसिव आप लोगों के साथ सेशन करेंगे, वो क्योंकि मुझे उसके लिए 40-45 मिनट चाहिए, वो 11th में करता हूं मैं, पर अभी के लिए ट्यूशन से इमीडिएट ज्वाइनिंग नहीं करनी है। और उन पेरेंट्स से मैंने पूछा कि सर वो बच्चा आपका ट्यूशन अच्छा कर रहा होगा, मेरे ख्याल में हाँ शी इज डूइंग वंडरफुली, बहुत बढ़िया सर, हमें अच्छा लग रहा है। मैंने कहा सर टेस्ट सीरीज के रिपोर्ट्स हैं आपके पास, हाउ वुड यू एसेस कि बच्चा अच्छा कर रहा है? नहीं, मेरी फोन पे बात हो जाती है, वो बच्ची कहती है सर वो अच्छा ही कर रही है। आज उस बच्ची को आप उन बच्चों से कंपेयर कर लीजिए जिन्होंने स्कूल प्रोग्राम के थ्रू तैयारी की थी। अगर स्कूल प्रोग्राम के थ्रू 12th क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, लेट्स एज्यूम कि 8 या 9 बच्चे थे, क्योंकि वो लास्ट ईयर ये शुरू किया था हम लोगों ने, उन 8-9 बच्चों में से शी इज हैविंग 4th और 5th स्टैंड्स, शी इज नॉट इवन इन टॉप 3, हमें पता है ये चीज, पर फादर ना उसके, मैंने बाद में एसेस किया, देखना ही नहीं चाहते थे कि बच्चा कर कैसा रहा। क्यों? उसमें अब 2 ना सोशल टैबूज आ जाते हैं, जब 1.5 लाख 2 लाख फीस जमा हो जाती है ना बेटा, तो उसमें ना विड्रॉल, बच्चे की बड़ी हिम्मत लगती है कहने को अपने पेरेंट्स को कि पापा यार हो नहीं पा रहा, वो हिम्मत जुटा नहीं पाते बच्चे मेरे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सोशल एनिग्मा आ जाता है, क्योंकि रिश्तेदारों में आप कह चुके हो बच्चे को मैंने वहां भेज दिया तैयारी के लिए, वापस आ गया तो सब लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे ना बड़ा इन्फ्लुएंस करता है हम लोगों की जिंदगी को। हमने बहुत सारे बच्चों से बातचीत की है बेटा, उसमें से सिर्फ 2 से 3 बच्चे इतने हिम्मती थे जो कह पाए अपने पेरेंट्स से पापा यार हो नहीं पा रहा, फिर वो बोर्ड क्लासेस में आए ज्वाइन करने, जब वो कगार पे थे 11वीं क्लास के फेल होने के, एंड दे वर बिलोंगिंग टू 80-90% कैटेगरी। नादिश मैम नोज इट, शी इज कॉन्फिडेंटली सेइंग यस। हर साल होता है ये, तुम लोगों के लिए कोई अलग से बात नहीं बता रहा हूं, हर साल की बात है ये। 2-3 बच्चे हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, बेटा अब आ जा हाथ में इधर, अब अपना कुछ सुधार ले, क्योंकि वो तो फेल होने के कगार पर, आईआईटी खाक निकलेगा उससे, जबकि वो बच्चा अच्छा था। पता है गलती कहां होती है तैयारी में ना, जब आप कंपटीशन, ये स्किल मैं ब्रीफली जरूर बताऊंगा आपको, जब आप कंपटीशन की तैयारी में जाते हो ना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंपटीशन की तैयारी में इमोशनल सपोर्ट 24 घंटे का। यू आर थ्रोन टू अ काइंड ऑफ कंडीशंस जो पहली बार देखने वाले हो, इंटेंस हैं, सारे के सारे धुरंधर नजर आएंगे अपनी तरह आपको वहां पे तैयारी में, और शुरू में ना एकदम से मॉरल शॉक लगता है बहुत तेज कि यार मेरी स्टैंडिंग ना इन बच्चों के मुकाबले कुछ है नहीं। वहां आपको चाहिए होता है एक टीचर, एक गार्जियन, एक पेरेंट जो आपके साथ खड़ा मिले। जब आप कोटा जाते हैं और दूसरी जगह अपने होम टाउन से दूर चले जाते हैं तो बहुत सारी चीजों के इन्फ्लुएंस आते हैं आपके ऊपर, उसमें से सबसे पहला आता है खराब खाना, जिसके आप आदी नहीं होते, आपको 3-4 महीने लग जाते हैं एडजस्ट होने में, इतने में तो दूसरों की गाड़ी आगे भागी, क्योंकि वहां पे वो बच्चे भी आ रहे हैं जिनके लिए वो 5 स्टार फैसिलिटीज हैं जो आपके लिए नर्क है। जब आप पूर्वांचल के बच्चे देखोगे ना वहां पे, जिन फैसिलिटीज और जिन कंडीशन से वहां पे वो तैयारी करने आ रहे हैं, उनके लिए वो 5 स्टार है, आप लोगों के लिए नर्क होगा बेटे, यू हैव बीन ग्रूम्ड टू दैट लेवल। और कौन सा जर्क लगता है हमें बहुत तेज, वो बैच ए बैच बी, तो पहले ही आपको कह दिया कि आप तो बैच बी और बैच सी के हो बेटे, तो तुम्हारा तो होना नहीं है, तो सिलेक्शन तो 8000 सीटों में बैच ए का ही पक्का हो गया। क्या मैं अगर 1-2 बैचेस बनाऊं, 3 बैचेस, और ये कह दूं कि ये बैच का तो सबसे हाईएस्ट प्रोबेबल है, तो बैच सी और बैच सी इवेंचुअली 2 साल में क्या साइकोलॉजी डेवलप करेगा कि वो सुपीरियर है मुझसे, और अगर वो एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं होगा ना, वो इवेंचुअली एक्सेप्टेंस में आ जाएगा। एम आई राइट? 2 साल लग जाते हैं एक्सेप्टेंस होने में इस चीज की, तो आप तो पहले ही बाहर हो चुके होते बेटा कॉम्पिटिशन, जो मैं कह रहा था इतने सारे बच्चे तो पहले ही बाहर हो जाते हैं। यू आर मेड टू डू दिस,
पर जब आप अपने होम कंडीशंस में होते हो ना, उसी कमरे में जब आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रहा होता है पढ़ाई का, जो इंस्पायर कर रहा होता है आपको हर तरीके से, ये फैक्टर्स आपके दिमाग में क्रीप इन नहीं होने देते कि तुम कम हो किसी से। वो जो इमोशनल सपोर्ट वाला बंदा होगा ना आपकी जिंदगी में, वो कोई भी हो सकता है, मैं कह ही नहीं रहा हूं कि वो स्कूल ही होना चाहिए, एनीबडी इन योर लाइफ, पर हाँ अपने सोर्स ऑफ मोटिवेशन के पास जरूर रहें आप, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और कोचिंग्स का जहां तक रेलेवेंस है ना बेटा, वो बुरी नहीं होती है, उनका हम लोग ना यूज बहुत बुरा करते हैं। कोचिंग्स ना हमेशा स्पेसिफिक पर्टिकुलर टारगेट्स के लिए होती हैं। मेरे अंदर ये कमी चल रही है, मुझे सिर्फ इस कमी के लिए ज्वाइन करना है, जैसी वो कमी दूर हो जाएगी मैं पीछे विड्रॉ कर जाऊंगा। और टीचर्स को मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं इन सेशंस को, बिकॉज एक मैं बहुत कोर बात बताऊंगा आपको, अच्छे टीचर और बुरे टीचर की। अब मेरी बात को बहुत सारे लोग, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अच्छा टीचर वो नहीं है बेटे जो तुम्हें सारे नोट्स बना के देता है, तुम्हारे लिए लगा रहता है, तुम्हें पुश करता रहेगा बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, हमेशा कहते रहते हैं टीचर्स, वो अच्छा टीचर नहीं है। जो तुम्हारा पीछा काटेगा, तुम्हारे को सारी सुविधाएं देगा, तुम्हारे लिए सारी की सारी नोट मेकिंग करेगा और तुम्हें सब कुछ रेडीमेड बना के देगा, वो अच्छा टीचर नहीं है। वो भी अच्छा टीचर नहीं है जो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा और तुम्हें अपने हाल पे छोड़ देगा। अच्छा टीचर फिर है कौन? अच्छा टीचर वो है जो तुम्हें शुरुआत करवाएगा, सिर्फ थोड़े से नोट्स देगा, आधा एक पोर्शन। अच्छा टीचर वो है जो तुम्हें इनिशिएट करेगा, पुत्र करना शुरू कर, मैं पीछे खड़ा हूं, और वो तुमसे करवाएगा सब चीजें, तुम्हें कहेगा तुम करो ये सब चीजें जो मेरे करने की है। अच्छा टीचर वो है जो तुम्हें ये फीलिंग देगा कि इस बुक को, कंटेंट को बेटा करने के लिए ना 80% में मेरी जरूरत ही नहीं, 80% कंटेंट के लिए मेरी जरूरत तो सिर्फ 20% कंटेंट के लिए, तो क्यों मुझे पूरे 100% यूज करना चाहता है? वो अच्छा टीचर है ही नहीं जो कहेगा बेटा मेरे बिना होगा नहीं। इसे हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट लेड स्टडीज। आज भी तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में कैलिबर रखते हैं सिलेबस को 3 महीने में खत्म करने का, 10th क्लास का। तुमने क्यों नहीं किया? ये तुम्हारी गलती है बेटा, टीचर की गलती है ही नहीं। तुम लोग तो वेट कर रहे थे टीचर कराएगा तो मैं चैप्टर करूंगा। मेजोरिटी में हम लोग जो प्राइमरी क्लासेस से ग्रूम होके आते हैं, छोटी क्लासेस से, हम लोग को क्या फीलिंग दी जाती है कि टीचर क्लास में चैप्टर कराएंगे तो हमने करने हैं। पर तुम्हारे अंदर तो पोटेंशियल 3 महीने का खत्म तक सिलेबस खत्म करने का था, तुमने क्यों नहीं किया? तुम्हें रोक कौन सी चीज रही थी ये बताओ? तुम्हारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स ही तो रह जाते लास्ट के लिए। कंटेंट को 70 से 80% करने की क्षमता बच्चे में होती है, अच्छे बच्चे में, उसके अंदर सारे स्किल्स मौजूद होते हैं। सिर्फ 15-20% 30% कंटेंट जो होता है ना, बिकॉज ऑन विच यू आर स्ट्रगल्ड, और उसके लिए भी आज की तारीख में यूट्यूब में टॉपिक स्पेसिफिक वीडियोस अवेलेबल है। तो तुमने यूज क्यों नहीं किया था उस चीज को? तुम्हें रोका किसने था? ये सवाल ना अब 11वीं में रेलेवेंट हो जाते हैं जब सिलेबस बहुत ज्यादा है। अगर तुमने वेट करा ना किसी का भी कि ये बंदा मुझे कराएगा, तो तुम अपने आप को स्पॉइल कर रहे हो, समझ लेना, सीधे सीधे सी बात। 11वीं क्लास में आप वेट नहीं करेंगे कंटेंट को कवर करवाने के लिए। अगर आपसे 11वीं क्लास का सिलेबस 6 महीने का है आपके स्किल सेट के हिसाब से, तो आपके लिए वो 6 महीने में खत्म होना चाहिए। यू विल नॉट वेट फॉर अ ईयर। शगुनी है, 11वीं में 12वीं की पढ़ाई कर ली थी, 9वीं में 10वीं की पढ़ाई कर ली थी, उसको तो किसी ने नहीं रोका था। ये नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। कुछ जो नाम इंस्पायर करे उससे सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए? वी कम अक्रॉस फ्यू स्टूडेंट्स जो कि बहुत एडवांस चलते हैं अपनी जिंदगी में अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंग। अगर उनके अंदर क्षमता है तो वो क्यों नहीं करेंगे क्षमता के अकॉर्डिंग? हैव यू टेस्टेड योर एबिलिटी टिल नाउ? आई डोंट थिंक सो मेजॉरिटी ऑफ अस डू दैट। हम अपनी एबिलिटीज को एक्चुअल में सच बताऊं पूरी तरीके से पहचाने ही नहीं अभी तक। इट्स टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन योर एबिलिटीज, understand them, identify your core strengths, and then take decision for class 10th 11th class. ट्यूशंस अब तुम बोर्ड्स वाली ज्वाइन करो या कॉम्पिटिटिव ज्वाइन करो, अपार्ट फ्रॉम मेनी एडवांटेजेस दे हैव, मैं कभी भी किसी प्रोसेस को गलत नहीं कहता हूं। कोई प्रोसेस इतना पॉपुलर है तो गलत तो नहीं हो सकता पूरा, कुछ तो उसमें अच्छाइयां होंगी। अगर कोचिंग कॉन्सेप्ट्स इतने पॉपुलर हैं ऑल थ्रू आवर करियर्स, मैंने तो किंडरगार्टन वालों को ट्यूशन जाते देखता हूं, तो कुछ तो अच्छाइयां होंगी ना उस पूरे प्रोसेस में, या नहीं होंगी? पर अपार्ट फ्रॉम ऑल द पॉजिटिव्स दे हैव टू ऑफर, उसके ना 2-3 नुकसान है। वो नुकसान क्या है जो मैं कह रहा था ना, तुम लोग खराब बनाते हो उसको, कोचिंग खराब नहीं होती है। वो नुकसान क्या है? आई एम अ वेरी गुड फिजिक्स टीचर, लेट्स अज्यूम दैट
He is a very good physics teacher. Let's assume again. And we both teach you a particular concept with our best of our abilities. Is it not natural that my explanation and his explanation will be different? His examples, my examples will be different. His approach, my pedagogy will be different from his. Definitely it is going to happen. ये तो एक चैप्टर की बात हुई या एक टॉपिक की बात हुई. इस तरीके से आप मल्टीपल चैप्टर्स को इमेजिन करो. तुम किस नाव पे सवार होने वाले हो मुझे आप बता दो, जबकि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं. किसी एक कंटेंट की मेमोराइजेशन, एक कंटेंट की मास्टरी के लिए 3 स्टेप्स होते हैं. ये तो शायद मैंने कभी बात की भी होगी कुछ बच्चों से. पार्ट ए इज अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग योर कंटेंट इन योर माइंड. पहला कंटेंट क्या है? पहले मैं अच्छे से रीडिंग करूं, टीचर से समझ लूं, उसको फिर नोट्स बना लूं. शॉर्ट या लॉन्ग बात की बात है, सबका अपना अपना होता है उसके अंदर. उस कंटेंट को पार्ट ए को मैं कंप्लीट कर लूं, मतलब वो मुझे समझ आ गया, डाउट्स क्लियर है मेरे सारे. सेकेंड पार्ट ऑफ द गुड लर्निंग इज कि मैं उस कंटेंट को जो मैंने ऑर्गेनाइज किया है, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, जैसे भी करा है उसको ऑर्गेनाइज, अब उसको याद करना शुरू करो अपने माइंड में. और याद करने का मतलब ये नहीं होता, अब मैथ में तुम लोग पूछोगे बहुत सारे बच्चे कि मार्क्स प्रैक्टिस के बाद भी कम रह गए. बेटा प्रैक्टिस नहीं करनी होती, रिविजिट बार बार करना होता है कि कॉन्सेप्ट को. क्यों? क्योंकि माइंड इज बाउंड टू फॉरगेट सो मेनी थिंग्स. तो उसको रिपीटिशन चाहिए. और कुछ कॉन्सेप्ट्स आप इतने ज्यादा रिपीट कर लेते हो कि वो आपके माइंड में परमानेंटली एंकर हो जाते हैं. आप पूछना अपने आप से ये सवाल कि बहुत सारी चीजें 7th 9th की कुछ बच्चों को आज भी याद होंगी, और कुछ बच्चों को जैसे एग्जाम खत्म हुए वो गई, गॉन फॉर गुड. ऐसा कंटेंट भी होता है. क्यों होता है? ये वो कंटेंट है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह गया, बिकॉज उसको रिविजिट ज्यादा कर लिया था सबकॉन्शियस माइंड ने. तो रिविजिट करना होता है. तो मेमोराइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको आपको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करना है. अब क्या हुआ? नॉलेज मेरे दिमाग में आके बैठ गई. अब इस नॉलेज का यूज क्या है कि जब तक मैं उसे एक्सप्रेस ना कर पाऊं. इज इट ऑफ एनी गुड? जो नॉलेज एक्सप्रेस ना हो पाए वो किसी काम की है? अगर वो बांटी ही नहीं जा सकती. 2 तरीके से बांटते हैं बेटा हम लोग, ओरल मेथड्स एंड रिटन मेथड्स. हमारा स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम रिटन मेथड्स पे बेस्ड है. एम राइट? लिख के बताना होगा सब चीजें, तो उसमें आप राइटिंग एबिलिटीज का काम आ जाता है थोड़ा सा. वो कुछ में ज्यादा होंगे, कुछ में कम, बात की बात. फिलहाल उसको ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस चाहिए होती है. आईआईटी वाला क्या करता है? पेपर डिफिकल्ट बनाएगा. भाई कंटेंट की मेमोरी वही है. अब आप कंटेंट की प्रैक्टिस उस लिहाज से करते हो जो एग्जाम लेने वाले की रिक्वायरमेंट है. आप अपने कंटेंट की मास्टरी उस तरीके से शुरू करते हो जो एग्जामिनेशन में पूछने वाला है. लेट्स से मैंने सीधा सीधा कह दिया बुक के पीछे के क्वेश्चन आएंगे, आपकी मेहनत कम आ जाएगी. अब मैंने कह दिया बुक के बीच में से घुमा के पूछूंगा, आप देख लेना बुक को आप पढ़ना शुरू कर देंगे, कंटेंट को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन कहां से आएगा, कैसे आएगा, मुझे पता ही नहीं है. अब मैं यही कह दूं कि आईआईटी लेवल का हॉट दूंगा सारे के सारे. फिर आप क्या करोगे? लाइब्रेरी में रश करोगे, अपने इंटरनेट पे जाओगे, जो आपकी बुक का कंटेंट है वो आप तो करोगे ही करोगे, अब एडिशनल कंटेंट ज्यादा करोगे. तो अब आपको पता है कि अब ये बहुत ही ज्यादा पेचीदे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं मेरे से, तो आई मस्ट बी प्रिपेयर्ड. तो क्या हुआ इसका पूरा रिजल्ट में? जिस तरीके का असेसमेंट, उस तरीके का मेमोराइजेशन, उस लेवल का मेमोराइजेशन. एंड द थर्ड पार्ट इज ऑफ कोर्स द प्रैक्टिस पार्ट. वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनेशन किस तरीके से लिए जाने वाले हैं. तो 11वीं क्लास को मास्टर करने के लिए रेलेवेंट स्किल्स काफी हद तक आज डिस्कस किए गए हैं. जो गलतियां तुम लोग करने वाले हो उसमें 2 हैं. कोचिंग्स को इमीडिएट ज्वाइन मत करना, ब्रेक लेना, अपनी कैपेबिलिटीज को चेक करना, एंड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक इन योर नीड्स. इस सब्जेक्ट का इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसी टॉपिक के लिए करना है. इट्स नॉट कि भैया एक जनरल पूरी स्ट्रीम को ज्वाइन कर लिया, करना हालांकि तुम लोगों ने वही है लास्ट में जाके, पर मेरा काम तो है ना वार्निंग देना. क्योंकि गलतियां जो हो रही हैं बैच वाइज बैच, जिन बच्चों ने थोड़े बहुत भी स्टेप्स, बल्कि हम लोगों में ना जो मैं बता रहा हूं उनसे सीख के बता रहा हूं, जो बच्चे अच्छे स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये मेरे बताए हुए स्टेप्स नहीं है, ये उनके करे हुए स्टेप्स हैं जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं. सिर्फ जो अच्छे बच्चे करते हैं अपनी जिंदगी में, ये उनके एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं. इट्स नथिंग ओरिजिनल फ्रॉम माई साइड, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन टुडे व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड. तो मैंने पहले टीचर से कहा था 1 घंटे से ऊपर कभी नहीं रखेंगे, और अब टाइम खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें बोलने वाली है. अब वो जब तुम 11वीं में आ जाओगे ना, तब एक सेमिनार करेंगे आप लोगों के साथ फर्दर. अभी तो क्वेश्चन सेशंस भी हम लोगों ने ओपन नहीं किया ना, तुम लोग प्रिपेयर्ड थे. नेक्स्ट में ना क्वेश्चन सेशंस ओपन करेंगे. हो सकता है अप्रैल 1st 2nd वीक में एक